हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल एजुकेशनल लाइफ। आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करने हैं जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। इस चैप्टर को हम लोग लाइन बाय लाइन टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे और उसकी लाइन समझेंगे। याद रखना, अगर आपको सीईटी में अच्छा स्कोर करना है तो आपको टेक्स्ट बुक रटा होना चाहिए, मतलब टेक्स्ट बुक की हर लाइन आपने पढ़ी होनी चाहिए, उसी के बीच में सवाल आते हैं। तो हम लोग सीईटी ओरिएंटेड स्टडीज करेंगे, बोर्ड्स के हिसाब से भी हो जाएगा आपका। हम एक एक लाइन पढ़ेंगे, उसका मतलब समझेंगे। तो चलो चालू करते हैं हमारा आज का चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। तो चैप्टर के नाम से हमको पता चलता है सॉलिड स्टेट मतलब हम लोग सॉलिड जो होता है उसके बारे में पढ़ने वाले। सॉलिड के अलग अलग स्टेट्स भी होते हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले। जैसे हमने पहले पढ़ा था 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसमें सॉलिड के और सबस्टेट्स क्या होते हैं वो हम इसमें पढ़ने वाले। तो हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलो चालू करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या दिया है? एज स्टडीड अर्लियर, एक सेकेंड, हाँ, as studied earlier, the solid state of matter is characterized by strong interparticular force of attraction। मतलब जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है ये सॉलिड के अंदर के समझो पार्टिकल्स है। ये पार्टिकल्स एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं बहुत ज्यादा फोर्स से। तो ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं, इसके लिए उसको सॉलिड बोला जाता है, बचपन से पढ़ते हैं, वही बताया गया यहाँ पे। उसके बाद एज अ रिजल्ट मोस्ट सॉलिड्स हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम which change only by slightly with change in temperature and pressure। मतलब जो हमारा जो सॉलिड होता है उसमें थोड़ा सा भी चेंज आया टेम्परेचर का या प्रेशर का, जैसे कोई सॉलिड वैक्स है, जैसे उसको मेल्ट करते हो तो वो लिक्विड में बदल जाता है, तो वैसे ही थोड़ा सा चेंजेस से उसमें उसका स्टेट चेंज हो जाता है। द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टेंट पार्टिकल ऑफ वेरियस सॉलिड्स आर एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। अभी ये जो है ये आपके सीईटी में आ सकते हैं, द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टेंट पार्टिकल ऑफ वेरियस सॉलिड। तो आप है ना टेक्स्ट बुक में इसको ऐसे हाईलाइट करके रख दो, ठीक है। उसके बाद ऑल सच स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड विल बी प्रेफर्ड टू एज पार्टिकल्स इन दिस चैप्टर। मतलब एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, इन सबको मिला के एक पार्टिकल, इन सबको पार्टिकल ही माना जाएगा। जब भी पार्टिकल बोलेंगे इस चैप्टर में तो हमको समझना है वो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड, मेनली क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। ये एक और आपको हाईलाइट करके रखना चाहिए, 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड। ये बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, डिफाइन 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड का जो मतलब है वो हम एक एक को अच्छी तरह से समझते हैं। इस पैराग्राफ में देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड सबसे पहले समझते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? The study of any crystalline solid indicate that they possess the following characteristic properties। तो ये सब जो हम लोग को यहाँ पे दिए वो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी? क्रिस्टलाइन की। ओके, ये सब क्रिस्टलाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या दी है, पढ़ो। There is regularity and periodicity in the arrangement of constituent particles in crystalline solid। The order arrangement of particles extends over a long range। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के उसमें रेगुलरिटी होती है, मतलब जैसा दिख रहा है, एक सोडियम है, फिर एक नाइट्रोजन है, फिर सोडियम, एग्जांपल दे रहा हूँ, होता नहीं, सोडियम नाइट्रोजन, ऐसे ही लॉन्ग रेंज में एक ही टाइप की चेन है। या रेगुलरिटी और पीरियोडिसिटी मतलब एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है पीरियोडिसिटी, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब बहुत बड़ा सॉलिड है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है सब सेम टाइप के, जैसे कार्बन का बड़ा चेन बनती उस तरीके से, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स एंड दे मेल्ट एट डेफिनाइट टेम्परेचर। मतलब जो उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिसाइडेड रहता है, जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट डिसाइडेड है, वैसे ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का भी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिसाइड रहता है। अभी ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, आपको इसको हाईलाइट करके रखना है, ओके। रेगुलरिटी और पीरियोडिसिटी भी इंपॉर्टेंट है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑल क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एक्सेप्ट दोज हैविंग क्यूबिक स्ट्रक्चर आर एनिसोट्रोपिक। अभी ये क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या होता है ये चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ये आ सकता है एक्सेप्ट हूं, तो आपको लिखना पड़ेगा क्यूबिक स्ट्रक्चर, और क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। और एनिसोट्रोपिक, अभी एनिसोट्रोपिक का मतलब क्या हो, देखो उसके नीचे दिया हुआ। इन अदर वर्ड्स देयर प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्सेट्रा आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। मतलब एक बाजू से एक चीज है, अगर उसी सॉलिड के आप दूसरे बाजू चले जाओ तो ऐसा प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। उस सॉलिड को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसके एग्जांपल दिए, आइस, सॉल्ट लाइक NaCl, melts such as sodium, metals such as sodium, gold, copper, and materials like diamond, graphite, ceramics are example of crystalline solid। तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखने, मैंने आपको हाईलाइट करा दिया।
आप जब भी वापस रिवाइज करोगे तो आपको सिर्फ ये हाईलाइटेड चीज ही पढ़ना है। ओके, ये सब सीईटी के हिसाब से भी और बोर्ड्स के 1 मार्क क्वेश्चन भी आ सकते हैं। चलो हम अभी सेकंड टाइप ऑफ सॉलिड देखते हैं जिसका नाम है एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड आर इन कांस्टेंट मोशन। जो लिक्विड हमारा है उसमें कांस्टेंट मोशन रहता है पार्टिकल्स का, इसके लिए तो उसको लिक्विड बोलते नहीं तो सॉलिड बोलते थे। The stop action photograph of a liquid describes the amorphous state. In fact, they are supercooled liquids. Amorphous solids have the following characters. अगर आप एक लिक्विड जो पार्टिकल्स है माइक्रोस्कोप लेके वो पार्टिकल्स का एक फोटो निकालो, तो जो आपने फोटो निकाला कल देखोगे, कल वापस फोटो निकालोगे तो आपको सेम वो स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा या सेम जगह पे सब मॉलिक्यूल्स नहीं रहेंगे, वो रैंडम मोशन में। तो एक पॉइंट पे जो फोटो निकाला वो फोटो को अगर आप स्टडी कर रहे हो तो मतलब उसको बोलेंगे एमॉर्फस सॉलिड, मतलब वो चेंज होता है, रेगुलरिटी नहीं है उसमें। तो अभी उसके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम उल्टे होंगे। द कांस्टेंट पार्टिकल्स इन एमॉर्फस सॉलिड्स आर रैंडमली अरेंज्ड। मैंने क्या बोला, रैंडम है। एक बार फोटो निकाला, 1 मिनट बाद भी फोटो निकालोगे, 1 सेकंड बाद भी फोटो निकालोगे उस लिक्विड का तो आपको अलग ही दिखेगा, सेम नहीं दिखेगा। तो इसका एक है सॉलिड्स आर एमॉर्फस सॉलिड्स आर रैंडमली अरेंज्ड, जिसको हाईलाइट करना। The particles do not have long range ordered structure, but they do have a short range। मतलब जैसे उसमें बहुत दूर दूर मतलब पूरे सॉलिड में एक ही टाइप का स्ट्रक्चर है, इसमें ऐसा नहीं होता है। शॉर्ट रेंज में आपको सेम स्ट्रक्चर दिखेगा, फिर आगे अलग हो जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद amorphous solids do not have sharp melting points। ये देखो do not have sharp melting points, और उधर क्या था, they have sharp melting points crystalline में, तो distinguish भी आ सकता है ऐसा। They melt gradually over temperature intervals। मेल्टिंग पॉइंट भी उधर क्या दिया था, देखो ऊपर हाईलाइट करा था मैंने आपसे, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। और हम लोग को यहाँ पे क्या दिया है, दे मेल्ट ग्रेजुअली ओवर टेम्परेचर इंटरवल, मतलब उनको मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है। ऑन हीटिंग एमॉर्फस सॉलिड ग्रेजुअली एंड कंटिन्यूअसली सॉफ्टन एंड स्टार्ट टू फ्लो। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, दे आर आइसोट्रोपिक। उधर क्या लिखा था, दे आर एनिसोट्रोपिक, इधर क्या लिखा है, दे आर आइसोट्रोपिक, इसको भी हाईलाइट करो। In other words, their properties such as refractive index, conductivity, all are independent of direction measure. They exhibit the same magnitude for any property in any time. For example, अगर ग्लास लो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ग्लास में। अभी ऐसा थोड़ी ऊपर से ग्लास में लाइट डालोगे तो अलग हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नीचे से डालोगे तो अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं। ग्लास को भी आप मेल्ट करो, वो बहना चालू हो जाता है, मतलब मेल्ट होता है उसी हिसाब, उसके लिए वो भी एक हो गया हमारा एमॉर्फस सॉलिड। तो उसमें क्या है, दे हैव सेम, मतलब जो प्रॉपर्टीज है हर डायरेक्शन से सेम होती है। क्रिस्टलाइन में हर डायरेक्शन से वो प्रॉपर्टीज अलग होती है। तो ये दो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के बारे में हमको एक और डिस्टिंग्विश पता चली। 3 पॉइंट्स डिस्टिंग्विश की भी पता चली अगर आप ध्यान दोगे। सबसे पहले आइसोट्रोपिक और एनिसोट्रोपिक, उसके बाद दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद दे आर रैंडमली अरेंज, वो रैंडमली अरेंज नहीं होते, देयर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर अरेंज। एक और लिख सकते हो लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज वाला पॉइंट, दे डू नॉट हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर स्ट्रक्चर, और उनको लॉन्ग रेंज ऑर्डर स्ट्रक्चर है। तो ये हो गया हमारा 2। अभी नेक्स्ट हम लोग जो चीज पे बढ़ेंगे जिसका नाम है आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म होता क्या और क्यों पढ़ना है हमको वो समझेंगे हम लोग। पढ़ते हैं क्या लिखा है। पहले सबसे ऊपर इंट्रोडक्शन, सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर और different solids are described as isomorphism and polymorphism। पर isomorphism क्या होता है, 2 or more substances having same crystal structure are said to be isomorphism। जैसे isotopes होता था ना, वैसे ही अगर 2 or more substance, मतलब जो दो हमारे पास सब्सटेंस है उन दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है। अब जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर कौन से होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होता है तो उसको हम लोग आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं या आइसोमॉर्फ्स बोलते हैं। उसका in these substances the chemical composition has the same atomic ratio। अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। In these substances chemical composition have the same atomic ratio, ये आप हाईलाइट करके रख दें। फिर एग्जांपल्स दिए हैं NaF और MgO। अभी देखो उनका सेम है, Na है एक F है, इधर एक Mg है एक O। अगले देखोगे तो NaNO3 है और CaO3, मतलब NaNO3 वैसा ही देखो CaCO3, इधर N है इधर N है इधर C है इधर C है। एग्जाम्पल देने, मतलब ये तो कैल्शियम हो गया Ca है, एग्जाम्पल देने के लिए NaNO3 CaCO3 सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उनको, ठीक है, मतलब एटॉमिक रेशियो भी सेम है उनका। These pairs have same atomic ratios 1:1 या 1:1:3। देखो ये एक है ये एक है ये 3 है। इधर भी देखो ये Ca एक है ये C एक है और ऑक्सीजन 3, या 1:1, एक Na एक F एक Mg एक हो, आप देखो, ठीक है।
उसके बाद हम देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इसका एकदम उल्टा हो जाता है। अ सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन टू और मोर फॉर्म्स और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। एक सिंगल सब्सटेंस है, वो दो से ज्यादा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में फॉर्म होता है, उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। उसमें क्या था, दो स्ट्रक्चर को सेम, दो मतलब दो हमारे कंपाउंड्स को सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसमें एक ही सब्सटेंस को बहुत सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है, उसको हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो डेफिनेशन है आपको याद रखनी है, इसमें भी और ऊपर भी ये डेफिनेशन है जो पहले पहले दो लाइन है, सब्सटेंस टू और मोर सब्सटेंस हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, ये भी डेफिनेशन। ओके, नीचे देखते हैं। इसके बाद इसका एग्जांपल्स देखते हैं क्या दिया हुआ है। polymorphs of a substance are formed under different condition. For example, calcite and argonite are two forms of calcium carbonate. अभी कैल्शियम कार्बोनेट अगर दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स में पाया जाएगा, उन दोनों स्ट्रक्चर्स की प्रॉपर्टीज अलग होगी, इसके लिए उसको नाम भी अलग दे दिए। जैसे इधर क्या नाम दिया, कैल्काइट और एक आर्गोनाइट, वैसे ही अल्फा क्वार्ट्ज और बीटा क्वार्ट्ज होता है। उसके बाद सिलिका का फॉर्म हो गया। पॉलीमॉर्फिज्म अकरिंग इन एलिमेंट्स इज कॉल्ड एलोट्रोपी। पॉलीमॉर्फिज्म और एलोट्रोपी सेम होता है, मतलब सब्सटेंस में एलोट्रोपी बोलते हैं, कंपाउंड में वो बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, 3 पॉलीमॉर्फिक एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन आर डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन। ये कार्बन से ही बने हुए हैं, पर उनको अलग अलग नाम है क्योंकि कार्बन की अरेंजमेंट अलग अलग है उसमें, ठीक है। इन सबको हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल। अभी हम क्रिस्टल्स के टाइप देखेंगे। क्रिस्टल्स के बहुत सारे टाइप होते हैं। पहला टाइप है उसमें से कोवेलेंट नेटवर्क वाला, जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, उसको हम बोलेंगे कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल, अभी ऐसे 4 से 5 अलग अलग टाइप्स ऑफ क्रिस्टल है और सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सबकी याद रखनी। सीईटी वाले कहां से भी कुछ भी पूछ सकते, ठीक है। देखते कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट। द कांस्टिट्यूएंट ऑफ पार्टिकल्स इन कोवेलेंट नेटवर्क आर एटम्स। अभी कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में होता है, एटम के बीच में, तो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसके एटम्स ही होंगे, वही लिखा है फर्स्ट पॉइंट। एटम्स इन दीज क्रिस्टल्स आर लिंक्ड बाय कंटीन्यूअस सिस्टम ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जैसा नाम वैसा काम, कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड से लिंक होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। The result in the rigid 3-dimensional network that forms a giant molecule. जैसे मिलके वो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे कार्बन के बहुत सारे एटम्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। उसके बाद द एंटायर क्रिस्टल इज अ सिंगल मॉलिक्यूल। जो बड़ा क्रिस्टल बन जाता है, छोटे छोटे क्रिस्टल मिलके एक बड़ा क्रिस्टल बनाएंगे, वो बड़ा क्रिस्टल एक सिंगल मॉलिक्यूल के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इसके लिए उसका नाम है कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स। नेक्स्ट देखते हैं, as a result of rigid and strongly bonded structure, covalent network crystals are very hard. जो covalent bond है वो बहुत hard होते हैं, तो जो covalent crystals होते हैं वो भी बहुत hard हो जाते हैं, ये भी एक important है, वो very hard होते हैं। In fact, they are hardest and incompressible. सबसे जो हमारा जो tightest bond है या hardest bond है वो covalent bond, इसके लिए covalent crystals भी hardest है, ठीक है। incompressible है, high melting and these crystals have high melting and boiling points. इन क्रिस्टल्स को मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी हाई होते हैं, नॉर्मल सी बात है। अभी लास्ट पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड इन कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड हेंस आर नॉट मोबाइल। मोबाइल मतलब क्या, उनको घूमने की जगह है, जैसे लिक्विड में होती। अगर हम देखेंगे तो हम सॉलिड कोवेलेंट सॉलिड स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड से सब जुड़े रहते हैं, तो लिक्विड की तरह मूव नहीं कर पाए। इसके लिए एज अ रिजल्ट कोवेलेंट बॉन्ड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स या जो हमारे एटम्स है वो मूव ही नहीं कर पाएंगे तो वो हीट जनरेट कैसे करेगा, इसके लिए देर आर लो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करेगा, इसके लिए वो कंडक्टर पुअर कंडक्टर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल देख लेते हैं। डायमंड हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, बोरॉन नाइट्राइड हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दे दिए हुए आपको याद रखने। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये जो है हमें नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आज के वीडियो में क्या क्या एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने चालू किया था आज चैप्टर सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसमें पता सॉलिड के अंदर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं। अभी रिवाइज कैसे करना मैं बता रहा हूँ, जो भी मैंने आपसे हाईलाइट करा था सिर्फ वो रिवाइज करना। देखो ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़े थे, 2 टाइप्स होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। फिर हमने सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ा। क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलरिटी और पीरियोडिसिटी और अरेंजमेंट में, और देयर अरेंजमेंट ऑर्डर्ड मतलब लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट। लॉन्ग रेंज इधर हाईलाइट नहीं किया हमने, वो भी करना चाहिए आपको, लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट। उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के हमने पढ़ा शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, डिफाइनेट टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं, उनको क्यूबिक स्ट्रक्चर को छोड़ के, अभी क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या है वो आगे आएगा,
वो एनिसोट्रॉपिक है। अभी एनिसोट्रॉपिक का मतलब उनकी हर डायरेक्शन से उनकी प्रॉपर्टीज अलग हो जाती है। उसके बाद एग्जांपल्स पढ़े हमने NaCl, गोल्ड, कॉपर एक्सेट्रा। उसके बाद हमने पढ़ा एमॉर्फस सॉलिड के बारे में। एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है? एमॉर्फस सॉलिड होता है जो रैंडमली अरेंज होता है। लिक्विड का एग्जांपल दिया था उसमें हम। लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है, शॉर्ट रेंज स्ट्रक्चर होता है, डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। दीज आर आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मतलब हमने पढ़ा था हर डायरेक्शन से प्रॉपर्टी सेम है। इसके एग्जांपल भी ऊपर अगर हमने ध्यान नहीं दिया था, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, तार, ये सब। उसके बाद नीचे हमने लास्ट में पढ़ा एक और आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा। आइसोमॉर्फिज्म मतलब क्या? टू और मोर सब्सटेंस हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। पॉलीमॉर्फिज्म क्या? सेम सब्सटेंस हैविंग मेनी क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, दोनों अपोजिट है। उसके बाद एग्जांपल दिया और हमने बोला आइसोमॉर्फिज्म में रेशियो जो होता है एटम्स का वो सेम होता है। उसके बाद नीचे हमने इसमें पॉलीमॉर्फिज्म के भी एग्जांपल्स पढ़ लिए थे थोड़े बहुत। लास्ट में हमने पढ़ा जो होता है हमारा कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स। कोवेलेंट नेटवर्क जैसा नाम वैसा काम, कोवेलेंट बॉन्ड से एटम्स जुड़े रहेंगे, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है तो जिसके एटम भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेंगे। जैसे यही सब लिखा है। कांस्टेंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो एटम्स होते हैं, एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक उसके बाद जो वेरी हार्ड होते हैं और इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हार्ड होता है। उसके बाद हमने लास्ट में देखा वो पुअर कंडक्टर्स और एग्जांपल्स देख लिए। तो इसी के साथ हमने आधा चैप्टर, आधा तो नहीं किया, थोड़ा बहुत चैप्टर कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। डू सब्सक्राइब।